हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एक्सट्रीमिज्म बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। जो वर्ड है लोकमान्य, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय पीपल, जिसे लोगों ने अपनाया हो। वो फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने स्वराज की ओपनली डिमांड करी थी और बोल्डली डिमांड करी थी, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये वॉर क्राई बना इंडियन नेशनलिज्म का। Tilak transformed the Indian freedom struggle from petition-based movement into a mass-based movement. He rightly called the father of Indian extremism. तिलक जी जो थे, बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पेटिशन बेस्ड होता है, जहां पर आप अ, लिख रहे हो, आप राइटिंग्स लिख रहे हो और ब्रिटिशर से आजादी की डिमांड कर रहे हो, इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हो। उन्होंने इस वाले सिस्टम से, इस वाले जो पेटिशन बेस्ड मूवमेंट थी, इसको उन्होंने मास बेस्ड मूवमेंट बनाया, जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जहाँ पर उन्होंने मासेस को इन्वॉल्व करा इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। अगर बात करें एक्सट्रीमिज्म की, सबसे पहले जानते हैं कि एक्सट्रीमिज्म होता क्या है। इन द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर वर टू ग्रुप्स, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिज्म। जब अर्ली फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको एस्टैब्लिश करा था एओ ह्यूमन ने 1885 के अंदर, उस टाइम पे दो ग्रुप्स थे, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स जो थे वो बिलीव करते थे पेटिशंस में, प्रेयर्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हो गए, और वो लॉयल थे ब्रिटिश रूल से, और एंड बिलीव इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। ऑन ऑन द हैंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो मानते थे जो ब्रिटिश रूल है एक्सप्लॉयटेटिव है, राइट्स आर नॉट बैक्ड, दे आर टेकन। अधिकारों को भीख मांग के नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें छीनना पड़ता है। स्वराज इसेंशियल, सेल्फ रूल जरूरी है, मास पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी है। वो इन सारे आइडियाज में बिलीव करते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो सपोर्ट करते थे बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जो ब्रिटिशर्स के गुड्स हैं उन्हें बाइकआउट कर देना, उन्हें यूज नहीं करना। वो स्वदेशी में बिलीव करते थे, मीन सेट की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका यूज करना, दैट इज स्वदेशी। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन, एंड लास्ट वन इज पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पर आप नॉट एक्टिवली बट पैसिवली अब ब्रिटिशर्स के को रेजिस्ट कर रहे हो, उनके कोर्ट्स को रेजिस्ट कर रहे हो, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे रेजिस्ट कर रहे हो, उनके जो गुड्स है उनका यूज नहीं कर रहे, अब पैसिवली उनके जो सिस्टम है उसे रेजिस्ट कर रहे हो, तो दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस। जो मेन लीडर्स थे इंडियन एक्सट्रीमिज्म के, वो थे जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, दैट इज लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। टुगेदर they were known as Lal Bal Pal. Tilak was the strongest ideological leader among them. अगर हम बात करें अर्ली लाइफ की ऑफ बाल गंगाधर तिलक, तो थोड़ा सा उनके हम अर्ली लाइफ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी इंसान ने कुछ लाइफ में बड़ा करा है तो उसका जो फाउंडेशन है वो बचपन से ही इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जान के हमें पता चलेगा कि उनका बचपन किस दौर से गुजरा और क्या-क्या चीज़ें किस टाइप के बच्चे थे वो बचपन में। Bal Gangadhar Tilak was born in 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. He was a brilliant student, a mathematics graduate and a lawyer प्रोफेशन। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में होता है रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर। वो बचपन से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट हुए और वो लॉयर थे बाय प्रोफेशन। बट उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ के नेशन को सर्व करने का रास्ता चुना। वो ये मानते थे कि जो एजुकेशन है वो नेशनलिज्म को जगा सकती है। नेशनलिज्म मीन्स होता है एक अपने राष्ट्र के लिए प्यार जगाना, एकता जुड़ाना, और अपने देश के लिए ये फीलिंग रखना कि जो नेशन है वो ही सबसे ऊपर है। He co-founded Deccan Education Society and Ferguson College. Tilak believed education should promote Indian culture, develop national pride, not create slaves of British government. वो ये कहते थे कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करे, वो नेशनल प्राइड को डेवलप करे, और ना कि वो सिर्फ जो अंग्रेजों की सरकार है उनके लिए नौकर तैयार करे, दैट इज स्लेव्स को तैयार करे, उनके लिए स्लेव्स क्रिएट ना करे। अगर हम बात करें उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी तिलक जी की, सबसे पहला पॉइंट आता है स्वराज। फॉर तिलक, स्वराज डिड नॉट मीन स्मॉल रिफॉर्म्स, इट मेंट सेल्फ रूल। स्वराज स्वराज का क्या मतलब है तिलक जी के लिए? तिलक जो थे वो ये मानते थे कि स्वराज का मतलब ये नहीं होता कि छोटे-छोटे रिफॉर्म सोसाइटी के अंदर लाना।
स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, जहाँ पर आप खुद को रूल कर रहे हो, बल्कि आपकी कोई फॉरेन स्टेट जो है, कोई फॉरेन लोग जो हैं वो आपके ऊपर रूल ना करें। वो ये मानते थे कि जो फ्रीडम है वो एक नेचुरल राइट है, एक ऐसा राइट है जो नेचर ने हमें दिया, जो हमारे पास होना चाहिए। पॉलिटिकल स्लेवरी जो है वो डिस्ट्रॉय करती है सेल्फ रिस्पेक्ट को। नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट इंडिपेंडेंस। वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल स्लेवरी है वो किसी भी इंडिविजुअल की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे कम करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है। और वो कहते थे कि कोई भी नेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास आज़ादी नहीं है। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टेटमेंट ने साइकोलॉजी जो है इंडियंस की चेंज कर दी, क्योंकि जो स्लोगन होते हैं, जो कोट्स होते हैं लीडर्स के, ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लोगों को किसी भी मूवमेंट के अंदर। और उनका जो ये स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, इसने साइकोलॉजी चेंज कर दी इंडियंस की, और नेशनलिज्म को इसने प्रमोट करा। नेक्स्ट इज बाइकॉट एंड स्वदेशी। तिलक जो थे वो सपोर्ट करते थे बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। वो कहते थे कि जो फॉरेन गुड्स है, जो ब्रिटिश गुड्स है, उसे हमें बाइकॉट करना है, उसे हमें यूज नहीं करना। वो चाहते थे, वो कहते थे कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उसे हमें प्रमोट करना है, ताकि जो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, जो यहाँ की हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उसे हम सपोर्ट कर सके, और हमारा जो जो हमारे लोगों का मनी है, जो हमारे लोगों के पास पैसा है, वो इंडिया के अंदर ही रहे। क्योंकि जब आप फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो जो भी पैसा इन गुड्स को जो भी पैसा आएगा इन गुड्स को खरीद के, वो कहाँ जाएगा, वो ब्रिटेन में जाएगा। वो कहते थे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। जो भारत के अंदर जो पैसा है, जो संपत्ति है, वो फॉरेन में जा रही है, और इससे हमारा देश जो है वो गरीब होगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। वो ये कहते थे कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो ज़रूरी है पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले, क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप पॉलिटिकली भी फ्रीडम आप हासिल कर सकते हो, पॉलिटिकली भी आप आज़ाद हो सकते हो। वो एनकरेज करते थे कि बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो विदेशी कपड़े हैं उन्हें जला दिया जाए, खादी का यूज़ करा जाए, और इंडियन बिज़नेसेस को वो सपोर्ट करते थे। Next is our passive resistance. Tilak did not openly support violence, but he supported strong resistance. Passive resistance meant non-cooperation, refusal to assist British government, strikes, public protest. This later influenced Mahatma Gandhi. पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहां पर आप ओपनली वायलेंस नहीं कर रहे हो, आप ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, आप दंगे फसाद नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोगों की डेथ हो सकती है, या फिर लोगों की इंजरीज आ सकती हैं, और मास जो लेवल पे लोग हैं उनकी जिनोसाइड जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो वो ओपनली वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते थे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किस तरीके से, जैसे कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करने से इनकार कर दो, आप ब्रिटिश कोर्ट्स को यूज़ ना करो, आप उनके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आप अपना वोट नहीं दो, आप स्ट्राइक्स जो है पीसफुल स्ट्राइक्स करो, पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट करो। और इस आइडिया से, जो पैसिव रेजिस्टेंस का आइडिया था, इससे महात्मा गांधी भी इन्फ्लुएंस हुए थे। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस क्यों करा, क्योंकि हर किसी के पास वो वाली नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं होती कि हमने अपने लिए, अपने नेशन के लिए जान दे देनी है, या फिर हमने मर मिटना है, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, और हर कोई जीना चाहता है। क्या फ़ायदा उस आज़ादी का, मतलब कि जब बंदा ही, इंसान ही मर जाएगा, तो उस आज़ादी का क्या फ़ायदा? तो हर कोई मतलब जीना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने कभी भी स ओपनली वायलेंस को सपोर्ट नहीं करा, वो हमेशा पैसिव रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट इज़ अवर नेशनल एजुकेशन। तिलक बिलीव्ड British education made Indians mentally dependent, ignored Indian culture. He promoted national schools, Indian history, pride in heritage. तिलक जो थे वो ये मानते थे, जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो इंडियंस को मेंटली डिपेंडेंट बना रही है, और इंडियन कल्चर को इग्नोर कर रही है। उन्होंने नेशनल स्कूल्स की बात करी हमेशा, इंडियन हिस्ट्री की, और जो प्राइड है हेरिटेज का, इसे प्रमोट करने की हमेशा उन्होंने बात करी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजियस एंड कल्चर नेशनलिज्म की। तिलक यूज रिलीजन एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग। उन्होंने एक रिलीजन को एक पॉलिटिकल अवेकनिंग की तरह यूज करा। उन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा, उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट करा। इन फेस्टिवल्स के द्वारा क्या होता था कि वो लोगों को एक जगह इकट्ठा करते थे। अब एक जगह पे जब इकट्ठा हो रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हो रही है, इससे क्या नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड होते थे। फॉर एग्जाम्पल गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल हुआ, तो क्या हम भजन वगैरह गाएंगे, लोग वहां पर कोई परफॉर्मेंस करेंगे, इन परफॉर्मेंस के थ्रू वो दिखाएंगे कैसे ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या पता कोई पर्सन जो है वो एक ब्रिटिश अथॉरिटी का रोल प्ले कर रहा हो, एक इंडिविजुअल
एक इंडियन की सिचुएशन को दिखा रहा हूँ, कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऑप्रेस कर रहे हैं इंडियंस को। कुछ इस तरीके के प्लेस जो थे इन फेस्टिवल्स में करे जाते थे, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो जगाई जाए और नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करा जाए। उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा। इस बुक के अंदर उन्होंने भागवत गीता को इंटरप्रेट करा एज अ कॉल टू एक्शन, अ मैसेज ऑफ कर्मा योगा। He believed religion should inspire political courage, but critics says he mixed religion and politics. However, supporters argue he used religion to unite people against colonialism. जो critics हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने religion और politics को mix करा, बल्कि जो ऑन द अदर हैंड जो सपोर्टर्स है वो ये भी कहते हैं कि रिलीजन को उन्होंने लोगों को यूनाइट करने के लिए यूज करा अगेंस्ट कॉलोनिज्म। उन्होंने रिलीजन का ही क्यों यूज किया? बिकॉज रिलीजन एक ऐसी चीज है जो बचपन से ही हमारे अंदर होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है किसी फैमिली के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले कोई और फीलिंग्स जागे ना जागे, बट एक रिलीजियस फीलिंग हमेशा से जागी जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली में जो रिलीजन प्रैक्टिस होता है तो वही जो रिलीजन के साथ वो खुद को एसोसिएट करता है। तो उन्हें रिलीजन का यूज करके नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर जगाई और उन्हें रिलीजन को यूज करा टू इंस्पायर फॉर पॉलिटिकल करेज। नेक्स्ट उनके इकोनॉमिक व्यूज की बात करनी है। तिलक ने क्रिटिसाइज करा ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को और ड्रेन ऑफ वेल्थ को। He supported indigenous industries' economic self-reliance. He believed political freedom without economic freedom is incomplete. Next, imprisonment and Mandela jail. अब कोई लीडर जो है वो इतना सब कुछ कर रहा है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि उसे जेल जाने का मौका कभी मिला ना हो। ऐसा तिलक जी के साथ भी होता है। तिलक जी को भी अरेस्ट किया जाता है, मल्टीपल टाइम्स उनको अरेस्ट किया जाता है। 1908 के अंदर उन्हें मंडला जेल बर्मा के अंदर भेजा जाता है 6 साल के लिए। इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उन्होंने गीता रहस्य बुक लिखी थी, जो हमने पहले डिस्कस करी। इस इम्प्रिजनमेंट से वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए और एक मार्टियर फिगर बन गए। लोगों ने उन्हें लोकमान्य के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। जब भी कोई बड़ा लीडर जेल में जाता है, तो जेल में जाके वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, एक मार्टियर फिगर बन जाता है। क्यों? क्योंकि लोग फिर क्या है, ज़्यादा एसोसिएट करते हैं उसके साथ कि भई वो हमारे लिए जो है वो जेल चला गया। तो इस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई जब उन्हें जेल जाना पड़ा 6 सालों के लिए, दैट इज़ मंडला जेल इन बर्मा। नेक्स्ट आता है होम रूल मूवमेंट। आफ्टर रिलीज इन 1914, he started home rule movement in 1916. His The objective of this home rule movement was self-government within British Empire. He worked with Annie Besant. This movement spread political awareness, prepared ground for Gandhian movement. It marked transition from extremist phase to mass nationalism. जब वो 1914 में जेल से रिलीज होते हैं, तो उन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी 1916 के अंदर, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। ब्रिटिश सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर मीन्स कि भारत कि ब्रिटिशर्स का एम्पायर तो रहेगा, ब्रिटिशर्स से हम फुल्ली नहीं चाहते कि हमें पूर्ण स्वराज दे दो। वो चाहते थे कि हम इंडियन जो है वो अपनी अपनी सरकार बनाए, इंडियंस को भी जो है उनकी काउंसिल्स के अंदर उन इंडियंस का जो है उनको सीट्स दी जाए, इंडियंस का भी जो रोल है वो इन असेंबलीज के अंदर हो, इसकी बात करते हैं वो। बाद में एनी बिसेंट भी जो है वो वर्क करते हैं तिलक जी के साथ। इस मूवमेंट ने पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करी और गांधी मूवमेंट के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर करा। ये जो फेज था होम रूल मूवमेंट का, यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट फेज से मास नेशनलिज्म की तरफ एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। हाउएवर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उनके आइडियाज बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करा। उन्होंने क्लियर इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो हैं नहीं थे उनके पास। उन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म को एनकरेज करा। सम हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि उनकी इस अप्रोच ने कम्युनल टेंशंस भी इंक्रीज करे, बट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म हिज कंट्रीब्यूशन रिमेन्स फाउंडेशनल। कम्युनल टेंशंस होता है रिलीजन बेस्ड टेंशंस, जहां पर लोग पर्टिकुलर खुद को एक रिलीजन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं और दूसरे रिलीजन को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऐसी सोसाइटी के प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स, दैट इज कम्युनल टेंशंस हम उन्हें बोलेंगे, जो कि रिलीजन बेस्ड टेंशंस होती हैं। तो क्विकली हम क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिज्म, लीडर ऑफ लाल बाल पाल, opposed modern politics, petitions and prayer, gave slogan Swaraj is my birthright, Swaraj that is political self-rule. Methods which he used were boycott, स्वदेशी, passive resistance, national education. उन्होंने फेस्टिवल्स का यूज करा नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, दैट इज गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल। उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करा, सपोर्ट करा इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को। उनका रोल भी रहा सूरत स्प्लिट में 1907 के अंदर।
उनको इम्प्रिजनमेंट भी जाना पड़ा मंडला जेल के अंदर। उन्होंने गीता रहस्य लिखी, उन्हें स्टार्ट करा होम रूल मूवमेंट 1916 के अंदर। उनका कंट्रीब्यूशन रहा मास पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए, असर्टिव नेशनलिज्म के लिए और साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर। उनको क्रिटिसाइज करा गया अग्रेसिव अप्रोच के लिए। उन्होंने रिलीजन फॉर मिक्सिंग रिलीजन और पॉलिटिक्स उनकी लेगेसी रही। उन्होंने ग्राउंड प्रिपेयर करा गांधी मूवमेंट के लिए और स्वराज को एक नेशनल गोल बनाया। So in the end, we can say that we can conclude that Tilak transformed the Indian nationalism from request to resistance. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।